ये दो गार्ड एक लिफ्ट के सामने खड़े थे। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की फोन पर बात करते हुए आती है। उसे देखकर दोनों गार्ड उसके पास गए और उसे वहाँ से जाने कहते हैं क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। तभी वो लड़की कॉल कट करके उन दोनों गार्ड्स को सेड्यूस करने लगी और वो दोनों गार्ड भी उसे देखकर पिघल गए। वो लड़की कहती है कि वो उन दोनों के साथ मजे करना चाहती है। तभी उनके पीछे से उस लड़की का एक साथी आता है जो कि एक चोर है। अब दोनों गार्ड्स लड़की के साथ बिजी थे। तभी वो चोर चुपके से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसके शाफ्ट में चला गया। तब लड़की ने देखा कि उसका साथी अंदर चला गया है। तब वो लड़की उन गार्ड्स को बाबा जी का ठुल्लू दिखाकर वहां से चली गई। अब वो चोर रस्सी की मदद से लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो लिफ्ट बेसमेंट में थी और बेसमेंट में ही एक वॉल्ट भी है जहाँ एक बेशकीमती चीज रखी है। वो चोर जैसे तैसे लिफ्ट के अंदर पहुंचा, लेकिन वो अब भी रस्सी पर लटका हुआ था क्योंकि लिफ्ट के फ्लोर पर प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम लगा है। अगर वो लिफ्ट के फ्लोर पर उतरेगा तब अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और वो पकड़ा जाएगा और उस अलार्म को बंद करने के लिए एक इंक्रिप्टेड की जरूरत होती है जो उसके पास पहले से थी। अब लिफ्ट में पहुंचने के बाद चोर लिफ्ट के सिस्टम में की लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि जिस रस्सी पर वो लटका था उसमें गार्ड बन गई थी, जिसकी वजह से रस्सी छोटी पड़ गई। तब चोर गार्ड को खोलने के लिए एक झटका मारता है, लेकिन तभी उसके हाथ से की छूटकर लिफ्ट के फ्लोर पर गिर गई और वहां जोर का अलार्म बजने लगा। अलार्म की आवाज सुनकर बेसमेंट का गार्ड लिफ्ट के पास आता है और चेक करने के लिए लिफ्ट खोलता है, लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट खोली अंदर कोई नहीं था। तब वो गार्ड अलार्म बंद कर देता है, लेकिन अलार्म बंद होते ही चोर ऊपर से लिफ्ट में कूदता है और गार्ड को करंट लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो चोर बेसमेंट में बने वॉल्ट में जाता है जहाँ एक सेफ रखी थी। चोर उस सेफ पर लगे 3 डायल वाले कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा, जिसमें से 2 लॉक उसने आसानी से खोल लिए, लेकिन तीसरा लॉक उससे खुल नहीं रहा था। तभी वॉल्ट में एक महिला आती है, लेकिन उसे वो चोर वहाँ नहीं दिखता और सेफ भी बंद थी। अब वो चोर वॉल्ट से कहाँ गायब हुआ और वो वॉल्ट में क्या चुराने आया था, ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हाइस्ट मूवी जिसका नाम है द एक्सपर्ट, जो 2024 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 6.9 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक वेयर हाउस में लगे CCTV कैमरा का लाइव फुटेज देखते हैं। उस वक्त 2 गार्ड फुटेज की स्क्रीन के पास बैठकर बातें कर रहे थे। तभी CCTV फुटेज में हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो बताते हैं कि वो लोग वेयर हाउस में रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। इसके बाद हम फुटेज में वेयर हाउस के कुछ गार्ड्स को गायब होते हुए देखते हैं, लेकिन वो दोनों गार्ड्स बातों में लगे थे, इसीलिए उनका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। आखिर में पुलिस वाले उसी कंट्रोल रूम में आते हैं जहाँ वो दोनों गार्ड बैठकर बातें कर रहे थे। तब उनमें से एक गार्ड दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तभी फरीद नाम का एक पुलिस वाला उस गार्ड को पीटने लगा। इसके बाद 5 पुलिस वाले रूम में जाकर मारपीट करने लगे। फिर एक पुलिस वाला जिसका नाम लेन है वो वहाँ के कंप्यूटर से सारी CCTV फुटेज डिलीट कर देता है। दरअसल वो लोग पुलिस वाले नहीं बल्कि चोर है। तभी हम खैरुल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उन चोरों की टीम का हिस्सा है। वो एक सेफ के पास जाकर उसका कॉम्बिनेशन लॉक खोलने लगा क्योंकि वो किसी भी कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने में माहिर है। वही दूसरी तरफ वेयर हाउस के एक गार्ड ने अपने साथी को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा, इसीलिए वो उसके पास गया, लेकिन तभी वहाँ एमा नाम की लड़की आ गई और उसने भी पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, मतलब वो भी उन चोरों की साथी थी। एमा को देखकर वो गार्ड अपने लिए मदद बुलाने लगा, लेकिन तभी एमा ने उसे अपने ऐसे दाव पेज दिखाए कि बेचारा वो भी वहीं पर बेहोश हो गया। उधर कुछ देर बाद कॉम्बिनेशन लॉक को घुमाने के बाद खैरुल ने सेफ का लॉक खोल दिया। तब उसमें से एक बॉक्स निकला। खैरुल ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला तब उसने देखा कि उसमें बहुत सारे गोल्ड बार है, जिसे देखकर पूरी टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद वो लोग उस गोल्ड को लेकर वहाँ से निकल गए। अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि 40 मिलियन मलेशियन डॉलर का गोल्ड चोरी हो गया और ये मलेशिया की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी चोरी है, लेकिन चोरों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। आगे हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम खैरुल को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं। अब खैरुल जेल क्यों गया था ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा, इसीलिए आप आखिर तक बने रहे। जेल से बाहर आने के कुछ देर बाद एमा उसे लेने आई। तब खैरुल उससे मिलकर खुश होता है और उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि वो चोरी के
इल्जाम में जेल नहीं गया था। मूवी में आगे हम देखते हैं खैरुल के घर आने की खुशी में टीम के सभी लोग पार्टी करते हैं। तब आमिर नाम का आदमी खैरुल को मोबाइल में एक रील दिखाता है जिसमें वो एक बूढ़ी औरत के साथ नाच रहा था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता है और उसे डांस करना पसंद है। तब खैरुल देखता है कि पिछले 10 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। आगे हमें ये भी पता चला कि खैरुल के जेल जाने के बाद सभी ने चोरी करना छोड़ दिया और अब सभी लोग अपना अपना पैशन फॉलो करने लगे। आगे उसके साथी खैरुल से पूछते हैं कि जेल में उसका 10 साल का एक्सपीरियंस कैसा था। तब खैरुल बताता है कि उसने जेल में कुछ कॉन्टेक्ट्स बनाए जिससे उसे एक ऐसी लोकेशन का पता चला जहां 3 लाख मलेशियन डॉलर का सामान छुपाया गया है। मतलब खैरुल अगली चोरी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन चोरी का नाम सुनते ही सभी चुप हो गए क्योंकि ये सारे फैसले उसका बड़ा भाई फरीद करता है। तभी वह फरीद आकर बताता है कि खैरुल के जेल जाने के बाद उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया क्योंकि वो लोग खैरुल की तरह जेल नहीं जाना चाहते। ये सुनकर खैरुल गुस्सा हो गया और वहाँ से जाने लगा। तब एमा उसके पीछे गई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि फरीद बस उनकी सेफ्टी चाहता है, इसीलिए उसने ये फैसला किया। लेकिन फरीद उल्टा एमा पर ही चिल्लाने लगा। वो कहता है कि फरीद उनकी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता। तब एमा कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो एक पास्ट है और उसे पास्ट को बीच में नहीं लाना चाहिए। एमा की बातों से लग रहा था जैसे 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ है जिससे दोनों भाई की आपस में नहीं बनती। आगे खैरुल अकेले ही उस जगह पर पहुंच गया जो उसने अपनी टीम को बताई थी। फिर वो गेट से अंदर झांकता है। तब वो देखता है कि 2 लोग किसी चीज को एक बड़े कपड़े से कवर कर रहे हैं। उनके वहां से जाते ही खैरुल चुपके से गेट खोलकर अंदर चला गया। वो सीधा उस ढके हुए बॉक्स के पास जाता है क्योंकि उसे लग रहा था वो सामान उसी बॉक्स में है, इसीलिए वो बॉक्स को खोलने लगा। लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है और सीन यहीं पर कट हो गया। वही दूसरी तरफ हम फरीद को देखते हैं जो किचन में सफाई कर रहा था। तभी उसे ग्लास नाम के एक आदमी का वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल में ग्लास बताता है कि उन्होंने खैरुल को पकड़ लिया। फरीद समझ गया कि उसका भाई मुसीबत में है। आगे हम ग्लास को देखते हैं जो खैरुल को टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ फरीद भी पहुंच गया। वो ग्लास से अपने भाई को छोड़ने कहता है, लेकिन ग्लास ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। तब फरीद खुद अपने भाई को छुड़ाने गया, लेकिन तभी ग्लास कहता है कि अगर वो खैरुल को वहाँ से लेकर चला गया तब वो एक एक करके उसकी टीम के बाकी लोगों को उठा लेगा। ये सुनकर फरीद पूछता है कि आखिर ग्लास उससे क्या चाहता है। दरअसल ग्लास ने खैरुल के बदले फरीद से गोल्ड मांगा था जो उन्होंने 10 साल पहले चुराया था। तब ग्लास के आदमी फरीद की कार से गोल्ड का बॉक्स निकाल लेते हैं। अब ग्लास को गोल्ड मिल गया था, इसीलिए फरीद कहता है कि आगे से वो उसकी फैमिली से दूर रहे। लेकिन ग्लास कहता है कि गोल्ड बस उसके भाई को छुड़ाने का डिपॉजिट है, लेकिन उसे कुछ और चाहिए। ग्लास कहता है कि अगर फरीद अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो उसे ग्लास के लिए एक चोरी करनी होगी, लेकिन फरीद ने चोरी करने से साफ मना कर दिया। वो कहता है कि ग्लास चाहे तो पूरा गोल्ड रख ले, लेकिन वो उसके लिए चोरी नहीं करेगा। तब ग्लास अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है और जैसे ही उसने रिमोट का बटन दबाया तब फरीद की कार ब्लास्ट हो गई। जिसके बाद ग्लास फरीद को धमकाता है कि अगर उसने चोरी नहीं की तब वो एक एक करके सबको इसी तरह खत्म कर देगा। ये देखकर फरीद काफी डर गया, इसीलिए वो चोरी करने मान जाता है। आगे फरीद खैरुल को ग्लास के चंगुल से छुड़ा लाता है, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें ग्लास के लिए 5 आइवरी गैंग से कुछ चुराना है और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 5 आइवरी गैंग का नाम सुनकर पहले तो उसकी टीम ने मना कर दिया। तब फरीद बताता है अगर वो ये काम नहीं करेंगे तब भी उन्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा, इसीलिए ना चाहते हुए भी टीम के सभी लोग मान गए। आगे फरीद रहमान मुस्तफा नाम के आदमी के बारे में बताता है जो 5 आइवरी गैंग का लीडर था। रहमान खुद को कवर करने के लिए होटल का बिजनेस करता है, लेकिन 2 हफ्ते पहले रहमान की मौत हो गई और उसकी जगह पर अब उसका बेटा बशीर बिजनेस को संभालेगा। आगे फरीद अपनी टीम को बताता है कि 3 दिन बाद होटल पैलेस में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है जिसमें बशीर को ऑफिशियली उसके पिता की जगह पर अपॉइंट किया जाएगा। तब वो गैंग का नया लीडर बन जाएगा और इस सेरेमनी में बशीर को उसके पिता की रिंग पहनाई जाएगी। फरीद बताता है कि 3 दिन के अंदर बशीर को रिंग मिलने से पहले उन्हें वो रिंग चुरानी होगी और यही उनका मिशन है। तब एमा पूछती है कि एक छोटी सी रिंग के लिए वो लोग इतनी बड़ी मुसीबत क्यों मोल ले रहे हैं। फरीद बताता है कि कीमत रिंग की नहीं बल्कि उसके पावर की है। अगर किसी राजा का ताज उससे छीन लिया जाए तो वो राजा नहीं कहलाएगा, वैसे ही रिंग जिसकी उंगली में जाएगी वो ही गैंग का लीडर बनेगा। इसके बाद फरीद बताता है कि उन्हें इस मिशन को पूरा करने से पहले गैंग के 2 लोगों को अच्छी तरह समझना होगा। पहले मिरांडा नाम की लेडी है जो बशीर की बहन है। मिरांडा उसके सारे इलीगल बिजनेसेस को व्हाइट में बदलने का काम करती है और दूसरा जाफर मुस्तफा जो बशीर का चाचा है। इतने सालों से वो ही उनके काले कामों को संभाल रहा है। आगे फरीद बताता है कि सेरेमनी शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले रिंग को होटल में पहुंचाया जाएगा जहां उसे होटल के एक वॉल्ट में रखा जाएगा। इसके बाद फरीद अपनी टीम को वॉल्ट की सिक्योरिटी के बारे में बताता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। फरीद बताता है कि होटल में एक कॉरिडोर है जो सीधा एक लिफ्ट की तरफ जाता है और वो लिफ्ट सीधा बेसमेंट में वॉल्ट की तरफ जाती है, लेकिन लिफ्ट के फ्लोर पर प्रेशर सेंसिटिव
सिस्टम लगा है, मतलब लिफ्ट में जाते ही 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसे बंद करने के लिए उसमें इनक्रिप्टेड की लगानी पड़ती है और वो की उनके सिक्योरिटी हेड मिजाल के पास रहती है। अगर इन सबको पार करके वॉल्ट में चले भी गए तब भी परेशानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड शॉटगन लेकर खड़ा रहेगा। लेकिन वॉल्ट का लॉक मिरांडा के थंबप्रिंट के अलावा दूसरी किसी चीज से नहीं खुलता। आगे फरीद बताता है कि वॉल्ट में जाने के बाद उन्हें एक सेफ मिलेगी जिसमें वो रिंग रखी होगी और इन सब के अलावा वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगे होंगे। और सबसे जरूरी बात, ये सारा मिशन उन्हें 1 घंटे में खत्म करना होगा, क्योंकि 1 घंटे के बाद सेरेमनी शुरू हो जाएगी और वो रिंग वॉल्ट से सीधा बशीर तक पहुंच जाएगी। तब एमा पूछती है कि क्या वो लोग इस चोरी को बिना किसी गलती के अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें चोरी छोड़े काफी समय हो गया है। तब फरीद कहता है कि उन्होंने जब भी टीम से अलग होकर अकेले चोरी करने की कोशिश की तब वो पकड़े गए, लेकिन उन्होंने जब भी एक साथ मिलकर चोरी की तब उन्हें कोई नहीं पकड़ सका, इसीलिए उन्हें इस काम को मिलकर करना होगा। आगे हम देखते हैं वो लोग चोरी करने की तैयारी शुरू करते हैं और उनका पूरा सेटअप बेस जो 10 साल पहले बंद कर दिया गया था उस बेस को फिर से शुरू करते हैं। आगे वो लोग अपना सेटअप तैयार करते हैं, जिसके बाद होटल में भेजने के लिए एक पार्सल तैयार किया जाता है। उसमें एक माइक्रोफोन भी लगाया जाता है ताकि वो लोग वहाँ की हर एक्टिविटी को सुन सके। फिर उस पार्सल को होटल में भेज दिया गया। अब क्योंकि होटल में पहले से बहुत सारे पार्सल आए हुए थे, इसीलिए कोई भी उनके भेजे गए पार्सल पर ध्यान नहीं देता और उसे भी बाकी पार्सल के साथ रख दिया गया। अब आगे उन्हें मिरांडा के बारे में जानना था, इसीलिए आमिर अरब का शेख बनकर होटल जाता है और जानबूझ के मिरांडा के पीए से टकरा जाता है। टकराते समय आमिर ने पीए के पर्स से उसकी डायरी चुरा ली, क्योंकि उसमें मिरांडा के अगले 3 दिनों के शेड्यूल लिखे थे। आगे डायरी पढ़कर वो लोग उसके रूटीन समझ लेते हैं ताकि वो लोग उसके रूटीन के हिसाब से एक प्लान बनाकर उससे किसी तरह फिंगरप्रिंट ले सके जो वॉल्ट को खोलने में काम आएंगे। अब उन्हें किसी तरह लिफ्ट में घुसने का जुगाड़ करना था, इसीलिए खैरुल होटल में हाउसकीपिंग की नौकरी पर लग गया। वो सफाई करते हुए होटल के सिक्योरिटी हेड मिजाल के ऑफिस के पास पहुंच गया। तभी फरीद होटल में जाकर वहाँ का फायर अलार्म बजा देता है। तब मिजाल एक गार्ड को चेक करने कहता है और जब तक अलार्म बंद नहीं होता वो तब तक अपने ऑफिस के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। तभी मौका देखकर खैरुल मिजाल को बिना पता चले उसके केबिन में घुस गया। फिर वो टेबल के ड्रावर से एक वीआईपी कार्ड चुरा लेता है और उसके बाद इनक्रिप्टेड की निकाल कर अपने फोन से कनेक्ट करता है और उसका सारा डेटा फोन में ट्रांसफर कर लेता है ताकि वो लोग उस की का एक क्लोन बना सके। डेटा कॉपी करने के बाद खैरुल केबिन से बाहर आ गया और अपने काम पर वापस लग गया और जैसे ही अलार्म बंद हुआ तब मिजाल वापस अपने केबिन में चला गया। मिजाल के केबिन में जाते ही खैरुल भी वहाँ से निकल गया। वही दूसरी तरफ आमिर मिरांडा को अच्छी तरह जानने के लिए उसे स्टॉक करता है। तब उसे पता चला मिरांडा को डांस करना बहुत पसंद है। उधर लेन को पता चला कि होटल में 500 से भी ज्यादा कैमरा लगे हैं, इसीलिए वो खैरुल का चुराया हुआ वीआईपी कार्ड इस्तेमाल करके होटल के अंदर चला गया। फिर वो होटल के सर्वर रूम में जाता है और वहाँ के सर्वर को हैक करके सारे सीसीटीवी कैमरा का फुल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, जिससे वहाँ की स्क्रीन पर पुराने फुटेज की रिकॉर्डिंग चलने लगी। अब चोरी की लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अब भी बचा था और वो था वॉल्ट के सेफ को खोलना, क्योंकि उसमें 3 डायल वाला कॉम्बिनेशन लॉक लगा है जिसे बिना कोड के खोलने में कई घंटों का समय लगेगा। लेकिन उनके पास सेफ खोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय होगा। अब मिरांडा सेफ को चेक करने के लिए दिन में कई बार उसे खोलती थी, इसीलिए वो लोग अपने माइक्रोफोन के जरिए कॉम्बिनेशन लॉक के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी की मदद से खैरुल उसके जैसे डुप्लीकेट सेफ को खोलने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन सेफ के कोड कुछ ज्यादा ही मुश्किल थे, इसीलिए वो सेफ खोलने में बार बार फेल होता है। तब फरीद उसके पास आता है और खैरुल से कहता है कि उसे सेफ के कॉम्बिनेशन लॉक के डायल को धीरे से घुमाना होगा, क्योंकि खैरुल डायल को तेजी से घुमा रहा था। लेकिन खैरुल अपने भाई फरीद से अब भी नाराज था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगा। तब खैरुल उसे रोककर बताता है कि चोरी के समय वो ही खैरुल की आंखें और कान बनेगा, इसीलिए उसे अपने भाई पर भरोसा करना होगा। इसीलिए खैरुल शांति से एक जगह बैठकर आराम करने लगा। तब वो अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम खैरुल को अपने पिता के साथ देखते हैं। वो खैरुल के लिए चोरी की घड़ी लेकर आए थे जो उसे बहुत पसंद आती है। दरअसल खैरुल के पिता एक अय्याश किस्म के इंसान थे और वो अपने छोटे बेटे खैरुल को भी वैसा ही बनाना चाहते थे। तभी वहाँ फरीद आकर अपने पिता पर चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता को वहाँ आने से मना किया था। तब उसके पिता बताते हैं कि वो खतरे में है और कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं। दरअसल उसके पिता ने बहुत से लोगों के साथ ठगी की थी, इसीलिए अब वो लोग खैरुल के पिता को परेशान कर रहे हैं। तभी खैरुल के पिता अपने बड़े बेटे फरीद से कहते हैं कि अगर उन्हें वो एक गोल्ड बार दे दे तब उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन फरीद ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। वो कहता है कि उसके पिता के मरने के बाद उन्हें कौन संभालेगा और अगर वो गोल्ड बार अपने पिता को दे देगा तब वो अपने छोटे भाई को और खुद को कैसे पालेगा, क्योंकि उसके पिता सारा पैसा अय्याशी में उड़ा देते हैं। वही खैरुल अपने पिता और फरीद की बातें दूर से सुन रहा था। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम मिरांडा को देखते हैं जो एक चाइनीज शेफ के हाथ से बनी डिश को टेस्ट कर रही थी। उस शेफ के साथ एक असिस्टेंट और 2
बटलर भी थे और वो 2 बटलर और कोई नहीं बल्कि एमा और आमिर थे। वो मिरांडा के फिंगरप्रिंट लेने के लिए वहाँ खड़े थे। अब पहली डिश टेस्ट करने के बाद शेफ मिरांडा के सामने दूसरी डिश रखता है। तभी मिरांडा वहाँ रखा कप उठाकर चाय पीने लगी। अगली डिश पेश करते समय एमा ने जानबूझकर डिश को मिरांडा के ऊपर गिरा दिया। डिश गिराने के बाद एमा ऐसा दिखाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसके चलते वो वहाँ और भी ज्यादा पागलपन करने लगी और उसी पागलपन का नाटक करते हुए वो टेबल पर रखे चाय के कप को गिरा देती है। ये देखकर मिरांडा एमा पर भड़क गई। वो एमा से पूरे टेबल को साफ करने कहती है और अपनी पीए के साथ वहाँ से चली जाती है। मिरांडा के वहाँ से जाते ही आमिर उस कप को उठाकर रख लेता है। मतलब अब उन्हें मिरांडा के फिंगरप्रिंट मिल गए। वही एमा मिरांडा के असिस्टेंट के लैपटॉप में सेरेमनी में आने वाले गेस्ट की लिस्ट में फरीद और बाकी टीम का नाम भी ऐड कर देती है। आगे खैरुल साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी की मदद से अब भी सेफ को 5 मिनट में खोलने की प्रैक्टिस कर रहा था और काफी दिमाग लगाने के बाद उसने आखिरकार सेफ खोल लिया, वो भी 5 मिनट खत्म होने से 2 सेकंड पहले। इसीलिए टीम के सभी लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि सेफ को खोलना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तभी वहाँ ग्लास अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। दरअसल ग्लास ने जो काम फरीद को दिया था वो ग्लास का नहीं बल्कि उसके किसी क्लाइंट का काम है। इसीलिए वो वहाँ कंफर्म करने आया था कि फरीद और खैरुल अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। और खैरुल का काम देखकर ग्लास काफी खुश होता है। ग्लास के चश्मे में एक कैमरा लगा था और दूसरी तरफ ग्लास का क्लाइंट, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, वो कैमरा के जरिए फरीद और उसकी टीम पर नजर रख रहा था। कंफर्म करने के बाद ग्लास वहाँ से चला जाता है। आगे खैरुल जब सेफ को और भी कम समय में खोलने की प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहाँ उसका भाई फरीद आता है और पूछता है कि खैरुल कब तक उससे नाराज रहेगा। तब खैरुल कहता है कि वो नाराज नहीं है क्योंकि नाराज रहने वाला फेज बहुत पहले खत्म हो गया। खैरुल बताता है कि वो ये काम खत्म करने के बाद फरीद और उसकी टीम से अलग हो जाएगा। अब खैरुल अपने भाई से क्यों नाराज था ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं अब चोरी का दिन आ गया था, इसीलिए फरीद तैयार होकर होटल पैलेस पहुंच गया। उसके वहां पहुंचने के कुछ देर बाद रिंग को होटल पैलेस में लाया जाता है। फरीद ब्लूटूथ के जरिए अपनी टीम से कनेक्टेड था। वो सबको रिंग के बारे में बता देता है और अपनी अपनी पोजीशन लेने कहता है। तभी हम खैरुल को होटल के किचन एरिया में देखते हैं क्योंकि वो वहाँ कुक बनकर गया था। रिंग की खबर सुनने के बाद खैरुल जल्दी से अपने कपड़े बदलता है और वेंटिलेशन डक्ट में घुस जाता है। वही दूसरी तरफ फरीद और लैन होटल के एक वीआईपी रूम में बैठकर लैपटॉप शुरू करते हैं जिसमें वो लोग होटल के सारे सीसीटीवी कैमरा की लाइव फुटेज देख सकते थे। उधर आमिर होटल का ड्रिंक काउंटर संभालने का काम कर रहा था और एमा पार्टी में एक मॉडल बनकर आई थी जिसे हर कोई देख रहा था। उधर खैरुल वेंटिलेशन के रास्ते से लिफ्ट के पास वाले बाथरूम में पहुंच गया। तब वो एमा को बताता है कि वो अपनी पोजीशन पर पहुंच गया। फिर हम लिफ्ट के सामने 2 गार्ड्स को देखते हैं। तभी एमा फोन पर बात करते हुए वहां आई और ऐसा दिखाया कि वो अपने हस्बैंड से फोन पर झगड़ा कर रही है। तब दोनों गार्ड्स उसके पास आकर उसे वहां से जाने कहते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती। इसीलिए दोनों गार्ड्स एमा के कॉल कटने तक वही रुक गए। वही फरीद कैमरा में देखता है कि लिफ्ट के सामने से दोनों गार्ड्स को एमा ने उलझा दिया है। तब फरीद खैरुल को अपना काम शुरू करने कहता है। तब खैरुल लिफ्ट के पास जाकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी एमा ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होने के बाद एक गार्ड बताता है कि एमा होटल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गई, इसीलिए उसे वहां से जाना होगा। तब एमा बताती है कि उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स दे रहा है और अब वहाँ के गार्ड्स भी उसे वहां से जाने बोल रहे हैं। फिर एमा उन गार्ड्स से झगड़ा करने लगी। तभी उसका ध्यान खैरुल पर गया और वो देखती है कि खैरुल से लिफ्ट का दरवाजा खुल नहीं रहा। अब अगर गार्ड्स पीछे पलट गए तब वो लोग खैरुल को देख लेंगे। इसीलिए एमा उन गार्ड्स को सेड्यूस करने और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर सेड्यूस करने के बाद एमा ने देखा कि खैरुल लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। तभी अचानक एमा गार्ड से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आने के लिए माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। बेचारे गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। आगे हम खैरुल को देखते हैं जो लिफ्ट के अंदर नहीं बल्कि लिफ्ट के ऊपर वाले शाफ्ट पर था क्योंकि अगर वो डायरेक्ट लिफ्ट में जाता तो उसमें लगा प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता। अब खैरुल शाफ्ट में जाने के बाद रस्सी की मदद से लिफ्ट के अंदर गया और लिफ्ट में जाने के बाद इनक्रिप्टेड की का इस्तेमाल करके उसका अलार्म सिस्टम बंद करने की कोशिश करने लगा। अब खैरुल लिफ्ट के सिस्टम में की लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि ऊपर रस्सी में एक गार्ड बन गई थी, इसीलिए रस्सी छोटी पड़ गई। अब खैरुल गार्ड खोलने के लिए रस्सी को झटका मारता है और तभी वो गार्ड खुल गई, लेकिन गार्ड खुलने की वजह से खैरुल को जोरदार झटका लगा और उसके हाथ से की छूटकर लिफ्ट के फ्लोर पर गिर गई जिससे फ्लोर का प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया और जोर का अलार्म बजने लगा। अब लिफ्ट पहले से होटल के बेसमेंट में थी, इसीलिए वोल्ट में तैनात गार्ड अपनी गन लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। वही खैरुल अलार्म बंद करने के लिए नीचे लिफ्ट में उतरता है। तभी हम वोल्ट के गार्ड को देखते हैं जो चेक करने के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलता है लेकिन उसे लिफ्ट के अंदर कोई नहीं मिलता। तब वो बाकी गार्ड को बताता है कि शायद सिस्टम में कोई ग्लिच आ गया है, इसीलिए अलार्म अपने आप ही बजने लगा। फिर गार्ड अलार्म को बंद करता है। तभी ऊपर से खैरुल लिफ्ट के अंदर कूदता है और गार्ड को करंट लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद खैरुल वोल्ट के पास जाकर उसके
लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। अब क्योंकि उसमें मिरांडा के फिंगरप्रिंट लगते हैं जो आमिर ने पहले ही ले लिए थे, इसीलिए खैरुल उस डिजिटल लॉक से एक डेटा केबल के जरिए अपने फोन को कनेक्ट करता है जिसमें मिरांडा के फिंगरप्रिंट का डेटा था, लेकिन वॉल्ट का लॉक उस फिंगरप्रिंट को एक्सेप्ट नहीं करता। तब खैरुल फरीद और लैन को बताता है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे। तब लैन बताता है कि आमिर के दिए हुए कप को उसने 5 बार स्कैन किया था, इसीलिए फिंगरप्रिंट में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब फरीद आमिर से पूछता है कि क्या उस वक्त मिरांडा के कप के अलावा वहाँ कोई दूसरा कप भी था। तब एमा को याद आया कि वहाँ मिरांडा के अलावा उसकी पीए का भी कप था। फिर मूवी फ्लैशबैक में गई और हम देखते हैं कि एमा ने जब मिरांडा के ऊपर खाना गिराया था तब नीचे 2 कप गिरे थे और आमिर ने मिरांडा के पीए के कप को उठा लिया, जबकि मिरांडा का कप कुछ ही दूरी पर पड़ा था जिस पर आमिर ने ध्यान नहीं दिया। मतलब उनके पास अब मिरांडा के फिंगरप्रिंट नहीं है। ये सुनकर खैरुल परेशान हो गया क्योंकि वो इतनी मेहनत करके और एक गार्ड को बेहोश करके वॉल्ट तक पहुंचा था, लेकिन अब उनके पास वॉल्ट का लॉक खोलने के लिए मिरांडा के फिंगरप्रिंट नहीं है। तभी फरीद का ध्यान एक पेपर पर जाता है जिसमें सेरेमनी में होने वाले फंक्शन लिखे थे। फरीद उस पेपर को देखता है कि ठीक 9 बजे मिरांडा का डांस परफॉर्मेंस होने वाला है जो वो अपने डांस टीचर निक के साथ परफॉर्म करने वाली है। फरीद ये बात आमिर को बताता है। अगले सीन में हम डांस टीचर निक को देखते हैं जो होटल के पूल एरिया में स्मोक कर रहा था। तभी वहाँ मिरांडा आकर बताती है कि उनके परफॉर्मेंस का समय नजदीक आ गया है। ये बोलकर मिरांडा वहाँ से चली गई, लेकिन मिरांडा के वहाँ से जाने के बाद निक के पास एमा पहुँच गई। तब उसकी खूबसूरती देखकर निक एमा के पास गया और सीन यहीं पर कट हो गया। अब अनाउंसमेंट के बाद मिरांडा डांस के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका पार्टनर निक नहीं बल्कि आमिर है। इसीलिए वो डांस करते हुए आमिर से निक के बारे में पूछती है, लेकिन आमिर फ्लर्ट करने में पहले से माहिर था, इसीलिए उसने मिरांडा को अपनी बातों में उलझा दिया और अपने डांस से उसे इम्प्रेस कर दिया। आमिर डांस करते समय मिरांडा के हाथ जोर से पकड़ लेता है जिससे उसके फिंगरप्रिंट आमिर के हाथ पर छप गए। कुछ देर में परफॉर्मेंस खत्म हो गई, जिसके बाद आमिर होटल के पूल एरिया में जाता है जहाँ एमा उसका वेट कर रही थी और उसने डांस टीचर निक को बांध कर रखा था। फिर एमा एक डिवाइस की मदद से आमिर के हाथ पर छपे मिरांडा के फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करती है और स्कैन की हुई कॉपी खैरुल को सेंड करती है। फिर खैरुल उस फिंगरप्रिंट को इस्तेमाल करता है और एक ही बार में वॉल्ट का लॉक खोल जाता है। भाई इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन इससे बड़ी चुनौती वॉल्ट के अंदर खैरुल का इंतजार कर रही थी। मतलब अब उसे वॉल्ट के अंदर रखी सेफ को खोलना है, जिसके लिए खैरुल ने दिन रात प्रैक्टिस की थी। वही दूसरी तरफ डांस परफॉर्मेंस के बाद जाफर की स्पीच शुरू होती है। तब फरीद खैरुल को बताता है कि स्पीच खत्म होते ही रिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी, इसीलिए स्पीच खत्म होने से पहले खैरुल को सेफ का कॉम्बिनेशन लॉक खोलना होगा और रिंग चुराकर जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। लेकिन सेफ में कॉम्बिनेशन लॉक के 3 डायल थे, इसीलिए खैरुल पहले डायल को खोलने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर में पहला डायल खुल जाता है। इसी तरह खैरुल ने अपने दिमाग से दूसरा डायल भी खोल लिया, लेकिन तीसरे डायल का कोड बहुत डिफिकल्ट था जिसे खोलने में समय लग रहा था। तब आमिर बताता है कि कुछ ही देर में स्पीच खत्म होने वाली है, इसीलिए खैरुल को जल्दी करना होगा। अब पूरा खेल खैरुल पर टिका था। वही खैरुल अपना पूरा फोकस तीसरे डायल को खोलने पर लगाता है और धीरे धीरे डायल को घुमाने लगता है। तभी आमिर बताता है कि मिरांडा उसे कहीं नजर नहीं आ रही, मतलब वो रिंग लेने वॉल्ट की तरफ निकल चुकी है। तभी फरीद सीसीटीवी फुटेज में मिरांडा की लोकेशन पता करता है और खैरुल को बताता है कि कुछ ही देर में मिरांडा वॉल्ट में पहुंचने वाली है। मतलब अब खैरुल के पास 3 मिनट से भी कम समय बचा है। तब आमिर कहता है कि उन्हें मिशन अबॉर्ट करके वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन फरीद कहता है कि अगर वो लोग खाली हाथ वहां से बाहर निकले तब उनके साथ इससे भी बुरा सलूक हो सकता है। फिर फरीद अपने भाई का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि उसे खैरुल पर पूरा भरोसा है और वो सेफ को खोल सकता है। अब खैरुल अपनी आंखें बंद करता है और अपने कान से डायल की आवाज और वाइब्रेशन को मैच करके डायल को घुमाने लगता है। उधर मिरांडा वॉल्ट में जाने के लिए सिक्योरिटी हेड के साथ लिफ्ट तक पहुंच गई थी। उधर खैरुल अब भी डायल को खोलने की कोशिश में लगा था। अब मिरांडा ने लिफ्ट के अंदर इंटर कर लिया था और वो उससे कुछ ही मिनट की दूरी पर थी। इधर खैरुल अपना पूरा दिमाग लगा देता है और आखिरकार उसने डायल को खोल लिया, लेकिन तभी उसे बेसमेंट में लिफ्ट खुलने की आवाज आई। तभी हम मिरांडा को देखते हैं जो लिफ्ट से बाहर आती है और वॉल्ट खोलने के लिए अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करती है और लॉक खुलने के बाद वो सीधा वॉल्ट के अंदर चली गई। अब मिरांडा सीधा सेफ के पास गई, लेकिन वहाँ उसे खैरुल नहीं दिखता और सेफ भी बंद थी। फिर मिरांडा ने सेफ खोलकर उसमें से रिंग का बॉक्स निकाल लिया और उस बॉक्स को अपने साथ लेकर चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि खैरुल वॉल्ट में मिरांडा की नजरों से कैसे बच गया। दरअसल खैरुल ने जिस गार्ड को बेहोश किया था वो गार्ड हमेशा वॉल्ट के अंदर ही रहता है। तभी हम वॉल्ट के अंदर के गार्ड को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि खैरुल था और मिरांडा उसे पहचाने बिना उसके सामने से निकल गई। मिरांडा के जाते ही खैरुल अपना हाथ खोलता है जिसमें रिंग थी, मतलब मिरांडा जो बॉक्स लेकर गई वो खाली है। अब रिंग तो खैरुल के पास आ गई थी, लेकिन उनके लिए मुसीबत अब भी टली नहीं थी क्योंकि कुछ ही देर में रिंग का बॉक्स खुलने वाला है और उन्हें पता चल जाएगा कि उसमें रिंग नहीं है। तभी हम सेरेमनी का सीन देखते हैं। जाफर बशीर को स्टेज पर बुलाता है
है और पब्लिक के सामने उसे 5 आइवरी गैंग का लीडर घोषित करता है। तभी हम मिरांडा को देखते हैं जो बॉक्स लेकर वही खड़ी थी, लेकिन वो बशीर के पास नहीं आती क्योंकि उसने पहले ही बॉक्स खोलकर देख लिया था। तभी बशीर मिरांडा के पास रिंग लेने जाता है और देखता है कि बॉक्स में रिंग नहीं है। आगे हम देखते हैं बशीर होटल की बिल्डिंग को सील करने के ऑर्डर देता है। मतलब अब फरीद और उसकी टीम को जल्द से जल्द होटल से बाहर निकलना होगा, वरना वो लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए सब लोग अपनी अपनी जगह से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन एमा और आमिर पहले से होटल के बाहर कार में अपनी बाकी टीम का वेट कर रहे थे। वो लोग फरीद को बताते हैं कि बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। वही दूसरी तरफ हम बशीर को देखते हैं जो इस बात पर गुस्सा कर रहा था कि जब उसका लीडर बनने का समय आया तभी रिंग चोरी हो गई। तब उसका अंकल जाफर बशीर को शांत करता है और भरोसा दिलाता है कि वो लोग किसी भी हालत में रिंग को ढूंढ निकालेंगे। उधर लैन और फरीद होटल से बाहर निकलने के लिए एक लिफ्ट के पास गए। तभी वहाँ उन्हें एक गार्ड ने देख लिया, इसीलिए फरीद लैन को लिफ्ट में भेज देता है और खुद गार्ड के पास चला जाता है। बात करते समय फरीद ने गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया, लेकिन लैन जब लिफ्ट में गया तब उसके फोन का सिग्नल डाउन हो गया। अब क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग लैन के फोन में चल रहे नेट से चल रही थी, लेकिन सिग्नल डाउन होने की वजह से वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई और कंट्रोल रूम में अपने आप लाइव फुटेज शुरू हो गई। उस वक्त कंट्रोल रूम में मिरांडा और जाफर भी थे। तभी मिरांडा ने लाइव सीसीटीवी फुटेज में एक गार्ड को जमीन पर पड़ा देखा, जिसे कुछ देर पहले फरीद ने बेहोश किया था। जिसके बाद उन्हें सीसीटीवी फुटेज में फरीद भी नजर आ गया और उसकी फोटो होटल के सभी गार्ड्स में बांट दी गई ताकि फरीद जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन उन गार्ड्स में एक गार्ड खैरुल भी था और उसे पता चल गया कि मिरांडा ने फरीद के बारे में पता लगा लिया है। उधर फरीद जब होटल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ के गार्ड्स ने उसे घेर लिया, इसीलिए फरीद उनसे बचते हुए भागता है। कुछ देर पीछा करने के बाद गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से दोबारा घेर लिया। वो लोग फरीद को सरेंडर करने कहते हैं, लेकिन उन गार्ड्स में खैरुल भी था। तभी वो स्टिक से एक गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। अब फरीद और खैरुल मिलकर सारे गार्ड्स को एक एक करके पीटने लगे। वही दूसरी तरफ एमा और आमिर होटल के बेसमेंट में अपनी बाकी टीम का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ बशीर के आदमी पहुंच गए और वो लोग एमा की कार को देख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एमा ही चोर है। तभी वहाँ लैन भाग कर आता है और एमा को हाथ दिखाता है। बदले में एमा भी बेवकूफों की तरह लैन को हाथ दिखाती है, जिससे उन लोगों को पता चल गया कि एमा और आमिर भी चोरों की टीम का हिस्सा है। उधर सारे गार्ड्स को मारने के बाद भी फरीद और खैरुल की मुसीबतें खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब उन्हें होटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना बशीर के आदमी उन्हें जान से मार देंगे। वही दूसरी तरफ कुछ लोग एमा और आमिर की कार के पीछे भाग रहे थे और कुछ लोग लैन के पीछे भाग रहे थे। तभी एमा लैन को जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। उधर सारे गार्ड को पीटने के बाद उनमें से एक गार्ड के पास से खैरुल को चाबी का गुच्छा मिल गया। तब फरीद और खैरुल होटल के बैक साइड वाले गेट पर गए, लेकिन इतनी सारी चाबियों में से उस गेट की चाबी कौन सी थी ये उन्हें नहीं पता था। तब खैरुल एक एक करके सारी चाबियों से गेट खोलने की कोशिश करने लगा और फरीद बशीर के लोगों पर नजर रखता है, लेकिन जैसे ही फरीद गेट की तरफ मुड़ा तब उसने देखा कि खैरुल गेट खोलकर बाहर चला गया और उसने गेट को लॉक करके चाबी अपने पास रख ली। फरीद को समझ नहीं आ रहा था कि खैरुल ऐसा क्यों कर रहा है। तब खैरुल बताता है कि अब से उन दोनों भाइयों के रास्ते अलग है और वो अकेले ही ग्लास को रिंग देने जाएगा, जिसके बाद उन सबकी जान बच जाएगी। तब फरीद कहता है कि उसने पहले भी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उसे 10 साल जेल में रहना पड़ा था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि फरीद के पिता बहुत परेशान थे और वो फरीद से हेल्प मांगने आए थे, लेकिन फरीद ने उन्हें गोल्ड देने से मना कर दिया था। इसीलिए वो अपने छोटे बेटे खैरुल के साथ मिलकर कंप्यूटर पार्ट से भरी एक गाड़ी को लूटने का प्लान बनाते हैं और ये काम उन्हें उसी आदमी ने दिया था जो खैरुल के पिता को मारना चाहता था। फिर दोनों बाप बेटे चोरी करने जाते हैं। तब खैरुल के पिता खाली गन निकाल कर उस गाड़ी के ड्राइवर पर तान देते हैं, लेकिन वो ड्राइवर कहता है कि वो बहुत गलत लोगों से पंगा ले रहा है। फिर खैरुल गाड़ी में चढ़कर एक बॉक्स खोलता है। तब उसने देखा कि बॉक्स में कंप्यूटर पार्ट्स नहीं बल्कि ड्रग्स था। ये देखकर खैरुल घबरा गया, इसीलिए वो जाकर अपने पिता को इस बारे में बताता है। मतलब किसी ने उसके पिता को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि वो उनसे ड्रग्स की चोरी करवा सके। तभी वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो आदमी वहाँ आकर खैरुल और उसके पिता पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, इसीलिए दोनों बाप बेटे वहाँ से जंगल की तरफ भाग गए। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। कुछ दूर भागने के बाद उसके पिता एक जगह बैठ गए क्योंकि उन्हें गोली लग चुकी थी। तब खैरुल उन्हें अपने साथ चलने कहता है, लेकिन उसके पिता की हालत चलने लायक नहीं थी, इसीलिए वो खैरुल को अकेले ही भागने कहते हैं। लेकिन खैरुल अपने पिता को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसके पिता खैरुल को धक्का देकर एक चट्टान से नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर खैरुल के पिता मदद के लिए पुलिस को आवाज लगाते हैं, लेकिन पुलिस को लगा कि वो ड्रग्स से भरी गाड़ी उन्हीं की है, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहीं पर शूट कर देते हैं। जिसके बाद खैरुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। खैरुल फरीद से कहता है कि अगर उस दिन फरीद ने अपने पिता की मदद की होती तो आज वो जिंदा होते। पिता के मरने के बाद से ही खैरुल ने सोच लिया था कि अब से वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा और ना ही किसी के ऑर्डर
अंदर फॉलो करेगा। तब फरीद कहता है कि अगर वो अकेले ही ग्लास के पास रिंग लेकर गया तब ग्लास उसे जान से मार देगा, लेकिन खैरुल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। आगे खैरुल जाकर ग्लास से मिला, तब ग्लास उससे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अपने बड़े भाई फरीद को धोखा देकर रिंग लेकर आया है। वही दूसरी तरफ एमा, आमिर और लैन खैरुल को कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता, इसीलिए वो लोग परेशान होते हैं। तब आमिर कहता है कि उन्हें जाकर खैरुल और फरीद की मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ फरीद भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पहुंच गया। उसे देखकर उसकी टीम के लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो लोग खैरुल के बारे में पूछते हैं। तब फरीद बताता है कि खैरुल उन्हें छोड़कर ग्लास के पास अकेले ही चला गया और अब 5 आइवरी गैंग को भी पता चल गया है कि उनकी रिंग किसने चुराई है। मतलब एक तरफ से जान बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ से जान जोखिम में पड़ गई। उधर ग्लास खैरुल को अपने साथ अपने अड्डे पर लेकर गया। तभी खैरुल वहाँ एक आदमी को देखता है, जिसे देखकर वो चौंक गया क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि बशीर का अंकल जफर था। मतलब जाफर ही ग्लास का क्लाइंट था और उसी ने रिंग चोरी करवाई। फिर खैरुल जाफर से अपने गोल्ड बार के बारे में पूछता है जो ग्लास ने रिंग के चोरी करने के बदले वापस करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन जाफर कहता है कि खैरुल को इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। फिर जाफर बताता है कि जिस तरह खैरुल अपने बड़े भाई फरीद के अंडर काम नहीं करना चाहता, उसी तरह जफर भी अपने भाई रहमान मुस्तफा या उसके बेटे बशीर मुस्तफा के अंडर काम नहीं करना चाहता। अब जफर अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगा, लेकिन खैरुल को उसकी आत्मकथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि रिंग कहाँ पर है वो सिर्फ उसे पता है, इसीलिए जाफर उसके साथ कोई चालाकी नहीं कर सकता। तब जाफर बताता है कि अब उसके लिए रिंग की कोई कीमत नहीं है, रिंग सेरेमनी वैसे भी कैंसिल हो गई। ये सुनकर खैरुल के चेहरे के रंग उड़ गए। तभी जाफर कहता है कि खैरुल का चेहरा बिल्कुल उसके पिता के जैसा है। अपने पिता के बारे में सुनकर खैरुल हैरान हो गया। तभी मूवी फ्लैशबैक में गई और हम खैरुल के पिता को देखते हैं जो किसी से कुछ दिनों की मोहलत मांग रहे थे और बोल रहे थे कि वो उसे गोल्ड बार लाकर दे देंगे, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जाफर था। दरअसल खैरुल के पिता ने जाफर के साथ ठगी की थी, जिसे जाफर ने पकड़ लिया था, लेकिन जाफर कहता है कि अगर खैरुल के पिता को अपनी जान बचानी है तो उन्हें एक चोरी करनी होगी। फिर हम ग्लास को देखते हैं जो खैरुल के पिता को एक गन देता है जो चोरी करते समय काम आएगी। फिर हम वो सीन देखते हैं जब कार से उतरकर खैरुल अपने पिता के साथ उस गाड़ी को लूटने जाता है। तब ग्लास और जाफर दूसरी तरफ से कार में बैठकर उन्हें देख रहे थे। फिर हमने मूवी की शुरुआत में एक आदमी को देखा था जिसने उन पर गोलियां चलाई थी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि बशीर था और वो सारा ड्रग उसका था जिसे उसके अंकल जाफर चुराना चाहते थे। अब जैसे ही बशीर ने खैरुल और उसके पिता पर फायरिंग शुरू की, तभी ग्लास ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया ताकि बशीर का सारा माल पकड़ा जाए। बशीर जब फायरिंग कर ही रहा था तभी वहाँ पुलिस भी पहुंच गई और बशीर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बशीर के पिता रहमान मुस्तफा ने उसे कानूनी कार्रवाई से बाहर निकाल लिया। तब जाफर बताता है कि खैरुल के पिता को जो काम सौंपा गया था वो उसमें फेल हो गए थे, इसीलिए जाफर ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस ने खैरुल के पिता को जान से मार दिया। ये सुनते ही खैरुल गुस्से से लाल हो गया, लेकिन ग्लास के आदमियों ने उसे पकड़ा हुआ था। तब जाफर ने एक हथौड़ी से खैरुल के हाथ को जख्मी कर दिया। इसके बाद हम ग्लास और उसके आदमियों को देखते हैं। वो लोग फरीद और उसकी टीम के अड्डे पर गए। उधर जाफर एक प्रोजेक्टर शुरू करता है जिस पर ग्लास के आदमियों का लाइव वीडियो चल रहा था। तभी ग्लास के लोग उनके अड्डे पर जाकर फरीद और उसकी टीम को शूट कर देते हैं। बेचारा फरीद और उसकी टीम काम पूरा करने के बाद भी मारे गए और खैरुल प्रोजेक्टर पर अपनी आंखों के सामने अपने बड़े भाई और बाकी टीम को मरते हुए देख रहा था। खैरुल की पूरी टीम को मारने के बाद जाफर का आदमी गन निकालकर खैरुल पर तान देता है, मतलब वो लोग अब खैरुल को भी जान से मारने वाले हैं। तभी हमें गोली चलने की आवाज आती है। जफर जैसे ही खैरुल की लाश को देखने के लिए पलटा तब उसने देखा कि खैरुल जिंदा है और उसका आदमी जो खैरुल को शूट करने वाला था उसकी मौत हो गई। तभी वहाँ बशीर अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। बशीर के वहाँ पहुंचते ही दोनों गुटों में फायरिंग शुरू हो गई। तब खैरुल जल्दी से खुद को बचाता है और अपने बंधे हुए हाथ खोल लेता है। तभी खैरुल को अपने सामने एक गन दिखाई दी। वही दूसरी तरफ जाफर फायरिंग के बीच खुद की जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन वो गोली लगने की वजह से पहले ही घायल हो चुका था। तभी वहाँ खैरुल गन लेकर आ गया। खैरुल को देखकर जाफर समझ गया कि खैरुल उसे जान से मार देगा, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए खैरुल से कहता है कि वो उसे बहुत सारा पैसा देगा। तभी खैरुल जाफर के पैर पर गोली मारता है क्योंकि उसने उसके भाई और पूरी टीम को मार दिया, लेकिन खैरुल उसे जान से नहीं मारता। वो कहता है कि वो जाफर की तरह खूनी नहीं है। तभी अचानक वहाँ फरीद और उसकी पूरी टीम आती है। उन्हें देखकर जाफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें कुछ देर पहले जान से मार दिया गया था। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल ग्लास जैसे ही फरीद और उसकी टीम को मारने उनके अड्डे पर पहुंचा, तभी पीछे से फरीद के कुछ पुराने दोस्त आकर ग्लास और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद फरीद का एक दोस्त ग्लास का चश्मा पहन लेता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद वो लोग ग्लास और उसके आदमियों की गन उठाकर उसमें नकली गोलियां डालते हैं और अंदर जाने के बाद ऐसा दिखाया जाता है कि ग्लास ने फरीद और उसकी टीम को जान से मार दिया और चश्मे में लगे कैमरा की मदद से जाफर को भी यही दिखता है कि अब फरीद और उसकी टीम खत्म हो गई। फिर हम फ्लैशबैक का अगला
सीन देखते हैं जब फरीद ने होटल से निकलने से पहले एक गार्ड को लिफ्ट के पास बेहोश किया था। उसके बाद वो सीधा बशीर के पास पहुंच गया। तब बशीर फरीद पर गुस्सा करता है और फरीद को मारने के लिए उस पर गन तान देता है। तब फरीद बताता है कि चोरी भले ही उन्होंने की, लेकिन चोरी करने के लिए उन्हें किसी ने ग्लास के जरिए ब्लैकमेल किया और वो जो कोई भी है वो बशीर का करीबी है, जो नहीं चाहता कि बशीर 5 आइवरी गैंग का लीडर बने। मतलब इस प्लान में बशीर भी फरीद के साथ मिला हुआ था। दरअसल फरीद को पहले से पता था कि रिंग चुराने के बाद ग्लास उन्हें जान से मार देगा, इसीलिए फरीद ने चोरी करने से 2 दिन पहले ही अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर ये पूरा प्लान सेट किया था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। जाफर कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ भी गेम हो सकता है। तभी वहाँ बशीर अपने आदमियों के साथ पहुँच गया। बशीर के वहाँ पहुँचते ही फरीद उसे वो रिंग दे देता है, जिसके बाद बशीर फरीद और उसकी टीम को वहाँ से जाने देता है और उनके जाते ही बशीर ने अपने अंकल जाफर को शूट कर दिया। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल जब खैरुल और उसके पिता उस गाड़ी को लूटने गए थे, तब ग्लास और जाफर कुछ ही दूरी से अपनी कार में बैठकर उन पर नजर रख रहे थे। तभी उनके पास एक आदमी बियर बेचने आता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फरीद था, जो वहाँ भेज बदल कर अपने पिता और खैरुल पर नजर रख रहा था। तभी बशीर ने वहाँ आकर उसके पिता पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें उसके पिता घायल हो गए। ये देखने के बाद फरीद अपने पिता को बचाने जंगल में गया, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस पहुंच चुकी थी और उसके पिता मर चुके थे। वही खैरुल को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। ये सारी बातें फरीद ने खैरुल को उसी दिन बता दी थी, जब खैरुल ने होटल से भागते समय फरीद को वहीं पर लॉक कर दिया था और वहीं पर दोनों ने मिलकर आगे का प्लान बनाया। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। खैरुल अब भी अपने भाई फरीद से नाराज था। वो कहता है कि 10 साल में एक बार भी फरीद उससे मिलने जेल नहीं आया और फरीद चाहता तो सारी बातें खैरुल के जेल से छूटने के बाद भी बता सकता था। तब फरीद कहता है कि वो नहीं चाहता था कि जेल से छूटने के बाद खैरुल कोई दूसरी मुसीबत में पड़े। तब खैरुल को समझ में आता है कि उसका भाई फरीद बेकसूर है, इसीलिए वो फरीद को माफ कर देता है। तभी वहाँ फरीद का पुराना दोस्त आया। तब फरीद मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद उसका दोस्त फरीद को एक बॉक्स देता है। ये वही बॉक्स है जिसमें गोल्ड बार है, जो फरीद ने अपने भाई को छुड़ाने के लिए ग्लास को दिए थे। गोल्ड वापस मिलने के बाद फरीद और उसकी टीम बहुत खुश होती है। फिर फरीद अपने दोस्त को एक गोल्ड बार देता है। अब वो लोग सारी मुसीबत से आजाद थे और उन्हें गोल्ड भी वापस मिल गया, इसीलिए वो सब खुशी मनाते हैं और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।